बहुत सारे मोमेंट्स आपके सामने आए होंगे, है ना, which might have really hurt you from inside. आपका पैरालिसिस हुआ था, ये कब हुआ था? जैसे कि मैंने आपको कहा, तो मेरा जो फेस है वो राइट साइड डेविएट हो गया था, मुंह टेढ़ा हो गया था, तो मुझे लगा कि ओके अब दिस इज द एंड। क्योंकि सपना टूटना एक अलग बात है, पर आपके पीछे और 4 लोग परेशान हो रहे हैं आपको कैरी करने के लिए, आपको टॉयलेट कराने के लिए, ये वो एक आई एम अ पर्सन कि मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, तो मुझे लगता था कि मैं अब नहीं उठूँ बस। है ना, आज की चमकीला की एज कितनी है? जैसे आराम से होगा 30-35 साल का है चमकीला, ऐसे मे बी दिलजीत दोसांझ और मे बी माइट बी समवन विल प्ले दिस कैरेक्टर। आई सेड ओके, और वो मेरे लिए बहुत डरावना था। मैंने बोला नहीं, कैन यू प्लीज डिलीट दिस ऑडिशन, आगे मत देना। फैन आपने फ्री में किया? नहीं, सच्चे दिल से? 7,000 रुपये मिले थे। कितने दिन की शूटिंग के लिए? आई थिंक 5-6 दिन की शूटिंग के लिए। आपके साथ कास्टिंग काउच हुआ ऑनेस्टली? हाँ, हुआ है। एक राइटर, बहुत ही नामी राइटर है वो भी, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा बहुत बड़े राइटर है, एंड मेरी आदत है मैं कहीं भी किसी से मिलने जा रही हूँ तो आई डू गूगल। तो भाई मैं गूगल करके मैं चली गई उनके पास घर में। अच्छा, उन्होंने, ही वॉज ड्रंक, और शाम के कुछ 7 बज रहे थे। मैं सामने बैठी हूँ, उन्होंने बोला कि स्मोक करती हो? मैंने बोला नहीं। ड्रिंक करती हो? नहीं। बॉयफ्रेंड्स हैं? मैंने बोला नहीं। उन्होंने कहा फिर क्या करेगी मेरी फिल्म्स में? मेरी फिल्म में तेरा बड़े डायरेक्टर थे? बड़े बहुत बड़े डायरेक्टर। तो एक बड़े डायरेक्टर आपसे लिटरली पूछते आपने सेक्स किया है? हाँ। अनन्या पांडे, शी डजंट नो हाउ टू एक्ट। खुशी कपूर, शी डजंट नो एट ऑल हाउ टू एक्ट। अर्जुन कपूर एट ऑल, मतलब ये सब। तो ये 65 ईयर ओल्ड क्या है? ये भी कास्टिंग एजेंट है, प्रोड्यूसर है जी। और उनको भी प्यार हो गया आपसे? जी। दिल्ली की लड़की आई मुंबई मम्मी के साथ कि बम्बई में कुछ कर दिखाना है। फैन में काम किया शाहरुख खान के साथ, एंड ऑफ कोर्स रियल इमोशंस इन कांचली टाइटल रोल था। उसके बाद कोविड आया एंड शी बिकेम अ कोविड वॉरियर, ट्रेन नर्स है, एंड एक हादसा हुआ उनके साथ जहां पे ये प्रिटी एक्ट्रेस का पैरालिसिस हुआ। द एंटायर जर्नी। शिखा मल्होत्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दिल्ली की लड़की हैं? हाँ। तो हमेशा आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी क्या? बचपन से ही, क्योंकि मैं बचपन से ही गाती आ रही हूँ, क्लासिकल सिंगिंग करती आ रही हूँ, थिएटर्स करती आ रही हूँ, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन नर्सिंग ज़रूर है, नर्स ज़रूर हूँ, बट बहुत ही प्रिटी नर्स हूँ। और हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं इतनी ड्रामा क्वीन हूँ तो मैं पूरी दुनिया के सामने आऊँ। कैसे ये नहीं पता था, बट हाँ, हमेशा से, बचपन से ही। बट जब आप ट्रेन नर्स बनी जी, ये माता पिता का था या आपके अंदर खुद था कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है, लोगों के लिए करना है? नर्स का थॉट कहाँ से आया? दोनों ही था। मदर जो है मेरी, वो एक रिटायर्ड नर्स हैं अब तो। अच्छा। तो मैं बचपन से ही उन्हें सबकी सेवा करते देखती आई हूँ, तो मुझे लगा कि और एक चीज़ ये भी होती है ना कि अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे ये चांस मिल रहा था कि मेरे पास मदर थी और वो सपोर्ट कर रहे थे। सो आई थिंक सपोर्ट मिलता है तो एजुकेशन करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नर्स बनना है, मुझे सेवा भी करनी है, और ये कला तो मुझे अपने हाथ में लेनी है कि हाँ, मैं कभी भी कहीं भी किसी की भी एमरजेंसी में हेल्प कर सकूँ। सो वो भी मेरी चॉइस थी कि एक्ट्रेस होने के साथ साथ ये भी एक ट्रैक चल पड़ा कि हाँ, क्वालिफिकेशन मैंने नर्सिंग चुनी। तो नर्स हुई मम्मी की वजह से? हाँ। तो ये एक्टिंग कहाँ से आ गया बीच से? ये एक्टिंग का जो दोस्त होता है ना हमारा, जो बहुत से लोगों के साथ रहता है, वो कैसे आया आपके ये पास? भी बचपन से ही था, क्योंकि ये भी कुछ मदर की तरफ से ही था। वो भी अपने यंग टाइम में वोमेन सेरा, गृह शोभा, सहेली की प्रिंट वगैरह करते थे, लेकिन उस ज़माने में उस तरीके का सपोर्ट या ससुराल वाले नहीं सपोर्ट करते होंगे, तो छूट गया उनसे वो सब कुछ। तो मैं बचपन से ही 3 साल की उम्र से गाती आ रही हूँ, ड्रामाज करती आ रही हूँ, थिएटर जाती आ रही हूँ, डांस करती आ रही हूँ, कथक डांसर हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी नस नस में ना गाना, डांस, एक्टिंग ये सब भरा हुआ है। मैं जी नहीं सकती इसके बिना।
और आपने ट्रेनिंग की बैरी जॉन साहब के साथ, जी वही टीचर जिन्होंने शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी सबको सिखाया है। यस जब आप बैरी जॉन के पास गए, वो बहुत ऑनेस्ट टीचर है और बहुत से लोग कहते हैं उनकी करियर्स बने हैं बहुत बैरी की वजह से, बैरी जी की वजह से। जी तो कैसा था व्हेन यू वेंट फॉर योर फर्स्ट क्लास ऑफ एक्टिंग? इट वॉज अमेजिंग। बैरी को जानना अपने आप में एक फीस्ट है, एक ट्रीट है फॉर एन एक्टर। और बैरी ऐसे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कटु सत्य बोलता है ना एक आदमी, कि वो आपको बहुत लाग लपेट या ही वोंट पैम्पर यू एट ऑल, कि अगर हमारी फीस है और हम जा रहे हैं तो ऐसा कुछ पैम्पर नहीं होता है वहाँ पर। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और ऐसा रहा कि मैं DFA 06 बैच की टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और हमारा जो बैच था वो बैरी का लास्ट बैच था, उसके बाद ही स्टॉप टीचिंग हियर इन मुंबई। तो और उन्होंने, हमारा कुछ 20 बच्चों का बैच था और उसमें से उन्होंने सिर्फ 2 का नाम लिया था, एक मैं थी और एक कोई और था। उन्होंने कहा बाकी सब तो मस्ती करने आए हैं, दीज 2 विल गो समवेयर। सो दैट्स हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद बैरी। वो मुझे हमेशा मेरे सेट्स के लिए, प्रेपरेशन के लिए A+++ देते रहते थे। सो ही रियली लव्स मी। यस, अ गुड एक्सपीरियंस। तो बैरी साहब ने क्या शाहरुख खान के किस्से, मनोज बाजपेयी के किस्से, या बहुत सारे दिग्गज होते हैं ना जो उनसे सीखे और अब अव्वल नंबर के एक्टर्स बन चुके हैं, जी उनके कुछ किस्से सुनाए थे? डेफिनेटली। जब भी वो डांटते थे सबको और सबको वो कुछ बोलते रहते थे, तो वो मनोज वाजपेयी का नाम, शाहरुख का नाम, तुम लोग क्या करने आए हो यहाँ पर, तुम्हारे से नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, देखो मनोज को यूज टू डू दिस और ऐसा वैसा। वो हमेशा सारे अपने जो होनहार स्टूडेंट्स थे उनको याद करते थे। ऋचक चड्ढा हमसे मिलने आई थी हमारे जब बैच एंड हो रहा था, तो बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं। डेफिनेटली वो इन सारी चीज़ों को शेयर करते रहते थे। अब तो नहीं ले रहे हैं बैच। पर मेरे ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख खान के बारे में क्या बोलते थे वो? जब शाहरुख उनसे सीखते थे बैरी जॉन क्लासेस में, क्या बोले थे वो शाहरुख के बारे अच्छा, में? वो आपके ऑल टाइम फेवरेट हैं, तो मेरे तो बहुत उनके साथ कनेक्शन है। बैरी जॉन हो गया, फैन हो गया। ओके, तो वो बताते थे कि शाहरुख के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि वो एक तो वो बेस्ट है, वो ये जानते हैं, लेकिन उनकी खास बात ये है कि किसी और से कंपटीशन नहीं है उसका। वो अपने आप से बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो ये बताना चाहते हैं। किसी और से बेस्ट हूँ, इससे बेस्ट हूँ, कंपैरिजन, ही डजंट नो कंपैरिजन्स। तो वो ये बोलते थे कि हमेशा जब आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के खुद को ही देखो। दैट्स व्हाट द थिंग इज व्हिच ही यूज्ड टू रिकॉल अबाउट शाहरुख। जी हाँ, ये जो पूरा जो मैनिफेस्टेशन रहा है ना कि मैं बेस्ट हूँ, मैं दुनिया को जीतना चाहता हूँ और जीतूंगा। यस लोग आज बात कर रहे हैं, वो शाहरुख खान वो इंसान है जो सालों से यही चीजें बोलते आए हैं राइट कि आई एम द बेस्ट बिकॉज इफ यू फील यू आर द बेस्ट। Yes. वो लोगों को लगता था कभी कभार एरोगेंस हो सकता है, एरोगेंस नहीं नहीं था है वो। वो Not actually at all. अपने आप से हाँ कहना कि मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा। यस यस। दैट इज द पावर ऑफ See, शाहरुख and I'm खान। sitting here today thinking that I will do it and I will go back and I'll stand where I was, yes, and better than before. How sweet. And I'm very, very respectful towards the fact कि आपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, which I will come into. पर उससे पहले बैरी जॉन, शाहरुख खान टू फैन विद शाहरुख खान। हाँ यस। ये फैन वाला सिलसिला कब शुरू हुआ? फैन वाला सिलसिला मुंबई आते ही शुरू हो गया। आई केम टू मुंबई इन 2014। 14 में ही मैं सीधे ही डायरेक्टली यशराज में चली गई। मैंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट ऑडिशंस दिए। ऑडिशन के जस्ट 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर मुझे कॉल आया। दे डिडंट टेल कि शाहरुख खान है, और बस एक ऑडिशन दिया। और न्यूज़ रिपोर्टर, एक पत्रकार का कैरेक्टर था, बड़ा कैरेक्टर था। अच्छा, जब मैं सेट पे थी तो शाहरुख खान मेरा सीन मॉनिटर कर रहे थे। मुझे एक एडी बताने आया कि सर आपका सीन मॉनिटर कर रहे हैं, और मैं तो एकदम कि अच्छा अब तो बहुत अच्छा करना है, डर वर मुझे लगता नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छे से अपना सीन जो है किया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि शाहरुख जा रहे हैं, वो जा नहीं रहे थे, वो आ रहे थे मेरी तरफ। एंड कैन यू इमेजिन कि दिल्ली की लड़की, कहाँ हम DDLJ देख देख के बड़े हुए, जब शाहरुख खान मेरी तरफ आ रहे थे ना, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। आई वाज लाइक डिंग 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 एंड ही केम दिस क्लोज। आई वाज लाइक सो चॉकलेटी यार, ही वाज लाइक शिवरिंग, इतना प्यारा। एंड ही सेड अरे इतने बड़े बड़े डायलॉग कैसे बोल रहे, कम ऑन गिव मी अ हग। आई कुडंट बिलीव दैट ही इज हगिंग मी। एंड
ऑफ कोर्स वो उनका बड़प्पन था कि वो बोल रहे थे कि मैं तो आज भी नहीं कर पाता हूँ, कैसे इतना बड़ा डायलॉग एक बार में बोल रही है यार, कमाल है. सो दैट्स व्हाट दिस इज हिज जेनरोसिटी कि एक छोटी सी एक्टर उनकी फिल्म की, जो शायद उनके सामने कुछ भी नहीं है, मगर कितने अच्छे से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और ये बता दिया दैट यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक. एंड ही सेज कि फिर कभी देखूंगा मैं तुम्हें ज़रूर, you'll do some wonders in life. and I was like, oh, पहला ही जब अप्रिसिएशन शाहरुख खान दे रहे हैं तो फिर और चाहिए ही क्या. जानते हो ये इसलिए भी होता है कि कभी कभार when you reach a certain point in your life, importance होता है of giving back to human beings. पैसा शौहरत तो इंसान के पास आ जाता है, like शाहरुख has more than anything put together, whether it's money, whether it's fame. बट उसके बाद रियलाइजेशन होता है गिविंग बैक टू पीपल. आपको गिव बैक किया विदाउट यू रियलाइजिंग कि ऐसा दे रहे हैं मुझे, है ना. बिकॉज रियली क्योंकि एक छोटे से एक बिगिनर के लिए वो उनका वो जो एक वर्ड था that you'll reach somewhere, you'll do wonders, वो क्या हो सकता है कि you know today I'm standing here just to believe in myself that yes he believed in me and I believe in myself and I'm here. तो वो definitely एक बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिया मुझे वापस. जब आपने अपने आप को फैन में देखा क्या हुआ था? और जैसे मम्मी के साथ अब आई थी मुंबई में, हाँ. तो मम्मी भी थी थिएटर में, हॉल में थी. डैड थे, मम्मी थी, ब्रदर भाभी आए थे स्पेशली मुझे देखने बिकॉज मैंने तो बोल दिया था भाई लड़की स्टार बन गई, अब तो सिल्वर स्क्रीन पे आ रहे हैं और देखने के इसमें शाहरुख खान फिल्म, अब तो बस खत्म. एंड एक्चुअली मुंबई आने के 6 महीने बाद मैंने अनाउंस कर दिया था घर पे कि भाई जीना मरना, नर्सिंग, शादी और वट एवर और इवन वर्किंग एज एन एक्टर जो भी है सब मुंबई है, मैं वापस नहीं आ रही हूँ. सो सब लोग थे वहाँ पर, मैं आई डैड के साथ थी, फिर मॉम स्टार्टेड ट्रैवलिंग हियर क्योंकि नर्स थी, वो जॉब कर रही थी और सब लोग थे. एंड आई थिंक मुझे याद है ईच वन ऑफ अस वाज क्राइंग इन द रो. सो पूछ रहे कि हाँ ये लड़की इतनी बड़ी स्क्रीन पे, और यू नो आई वाज सेइंग माय डायलॉग्स और शाहरुख खान का इंटरकट था. ओह माय गॉड, वो जो तृप्ति है ना वो आज भी नहीं ख़त्म होती. और आई थिंक मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगी ना वो मोमेंट बीट नहीं हो पाएगा सीरियसली. तो जब माँ बाप के आंसू आते हैं और ये खुशी वाले आंसू होते हैं, इज दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू? यस. बहुत से लोग जब इंडस्ट्री में आते हैं उनको कहता है शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए. आपको क्या चाहिए था इंडस्ट्री से एंड सच्चे दिल से शिखा? आपने एक चीज़ सही कही है क्योंकि कई बार हमारी इंडस्ट्री में जब बच्चे आते हैं तो अपनी फैमिली से उनको नाराज़गी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. ऐसा होता नहीं है कि सारे पेरेंट्स आपको बड़ी खुशी से बैग पैक करके भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं, आमूमन नहीं होता है. मेरे साथ जो मेरे मदर फादर थे उन्होंने एज ट्विन काम किया है, ट्विन्स की तरह उन्होंने दोनों एक ही पेज पे रहे हैं और दोनों ने बोला है. क्योंकि जब मेरी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट हो गई तो एक कमाई का वक्त आ गया ना कि भाई अब तो पैसे कमाने हैं. उस समय जब मैंने उन्हें बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है तो फिर मतलब वो ज़ीरो से गिनती शुरू करने की बात मैं कर रही थी, लेकिन उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल जाना चाहिए. मैंने बोला आपने मुझे इतना सब कुछ सिखाया है तो मैं एक नर्स की यूनिफॉर्म में पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकती, ये कला मेरे हाथ में है, मैं तो कहीं भी इंजेक्शन लगा दूँगी किसी को भी. तो मुझे लगा कि नहीं मुझे बॉम्बे जाना है. और आज भी क्योंकि मॉम डैड की वजह से ही जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि नहीं हो रहा है, बल्कि उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बोली कि हथेली पे सरसों नहीं जमती और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे बोला, स्कूलिंग करने में 12 साल लगे हैं, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे वैसे. मतलब मैं एक बार को लो हो जाऊँ लेकिन वो दोनों लो नहीं हुए. उनकी एनर्जी आज भी ऐसी है कि नहीं बस होने वाला है, बस होने वाला है. तो जो मैटर करता है ना मेरे लिए वो बस वही है कि उनकी आंखों में मैं ये देखना चाहती हूँ कि हो गया. बिकॉज मुझे पता है कि शोहरत पैसा सब आ ही जाता है, आता जाता रहता ही, आता जाता रहा ही है, लेकिन सीरियसली उनकी आंखें जो है ना वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है. वो सबसे बड़ा सपोर्ट है. मेरी हंसी जो है ना वो सब कुछ है. ये हंसी कुछ भी हो गया होना इतने सालों में ये नहीं बदली है और इसका रीज़न वही दोनों है. माता पिता है. यस 100%. I've been बम्बई lucky. में आई नो So फैमिली lucky. होना ही बड़ी बात होती है यार. हाँ कितने लोग बम्बई में बहुत अलोन फील करते हैं यार. बहुत 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 स्ट्रगल करने आते हैं, फाइट करने आते हैं. व्हेन आई मीन फाइट, आई डोंट मीन फिजिकल फाइट, पर आते हैं सर्वाइव करने के लिए और कोई बोलने वाला नहीं है बगल में. इट रियली रियली डिसहार्टन्स यू. एक्चुअली. फिर कांचली हुई आपके साथ. जी. फैन कांचली के बीच में क्या हुआ? फैन और कांचली के बीच में कुछ छोटी फिल्म्स हुई, एज लीड ही हुई. साउथ की फिल्म हुई, एक तमिल फिल्म थी, जयन थी,
तेलुगु फिल्म थी सेंथनल, जिसकी शूट मैंने श्रीलंका में की 1.5 महीना। वहाँ पे भी बड़ा क्रेज़ था, जाफना में बल्कि और अंदर, जहाँ का जाफना लाइब्रेरी का बहुत ही कंट्रोवर्शियल, वो भी फेमस है। तो वो दोनों फिल्म्स रहीं। फिर एक पंजाबी फिल्म रही लकी कबूतर। ये सब चलता रहा बीच में, लेकिन मेरा जो फोकस और मेरी जो इच्छा थी वो हमेशा से, सदैव से हिंदी सिनेमा में काम करने की थी। और क्योंकि मुझे था कि नहीं, मैं तो हिंदी सिनेमा में काम करूँगी और मैं इसी के लिए बनी हूँ। तो मैं निरंतर कोशिशें कर रही थी और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मिलना, बात करना, ये वो। तो मुझे उस समय तक ये रियलाइज़ हो गया था कि एक पैरेलल सिनेमा टाइप का कुछ चल रहा है। क्योंकि हम राजकुमार राव को काम करते देख रहे थे, विकी कौशल को काम करते देख रहे थे। वो सारी जो छोटी-छोटी फ़िल्में, जैसे आँखों देखी, धनक, मसान, न्यूटन, इस तरीके की फ़िल्मों का चलन चल रहा था। तो मुझे लगा अच्छा, रादर देन कि मैं सपना देखूं कि मैं करण जौहर तक पहुंच जाऊं अचानक से, या मैं किसी बड़े डायरेक्टर को अप्रोच करूं, जो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे पर्सनली, तो मुझे लगा कि मैं ये वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करती हूँ। एंड फाइनली कांचली हैपेंड। और ऑपोजिट में संजय मिश्रा जब आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर में हो, और ललित परिमू और ऐसे एक्टर्स हो, तो मुझे लगा कि ये पता नहीं हो भी रहा है या नहीं, या ये कोई पता नहीं फ्रॉड तो नहीं है, ये कोई पता नहीं, ये कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग ही कोई पागल बना रहा हो। जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुई तो मुझे लगा कि मैं कर रही हूँ। तो मुझे लगा मैं क्या, कौन सा कैरेक्टर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें 2-4 छोटी मोटी फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं, तो मैं उसमें ये देख रही थी। लेकिन देन द डायरेक्टर आस्क्ड मी कि आप कजरी बनेंगी क्या कांचली की। ओह गॉड, आई कांट एक्सप्लेन द हैप्पीनेस इन द वर्ड्स कि एक हिंदी सिनेमा की एक फ़िल्म जो मुझे ऑफ़र हुई है, जहाँ पर सब कुछ मेरे इर्द गिर्द है, और संजय मिश्रा बहुत बड़े अपने आप में दिग्गज कलाकार हैं, उनके साथ पहली फ़िल्म मिल जाना वो एक बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए, आज भी है। But what I admire is आपके पास वो सेंसिबिलिटी थी, जहाँ पे आपने बोला देखो, मैं ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास ना जाके जी उन लोगों के पास जाऊं जो शायद मेरी कदर करेंगे। जी, सपने देखना अच्छा है, मगर सही तरीके से सही रास्ता चुनना ज़रूरी है। अगर आप गलत जगह कोशिश करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, मुझे लगता है। फैसिनेटिंग, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग कहते हैं यार ड्रीम बिग ड्रीम बिग करो, बट जब अपॉर्चुनिटी सामने हो, एंड इफ यू डोंट पिक दोज अपॉर्चुनिटीज अप, Exactly. तो कभी आप ना घर के ना घाट के होते इट हैं। वोंट वर्क। मुझे लगता है कि ड्रीम बिग एक बड़ी चीज़ है। मतलब मैं बोलना चाहूँगी और भी जो एक्टर्स हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं, कि ड्रीम बिग इज़ एब्सोल्युटली अ बिग थिंग एंड इट्स मैनिफेस्टेशन चीज़ है, लेकिन चढ़नी तो आपको सीढ़ी एक एक करके ही पड़ेगी। तो ये एक सीढ़ी थी। डेफिनेटली मुझे जाना है, मुझे संजय लीला भंसाली, करण जौहर सबके साथ काम करना है, आई विल, बट सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना। तो वो सीढ़ी एक पैरेलल सिनेमा था, एक ऐसे डायरेक्टर्स थे जो मेरी कद्र करें, और ऐसे में फोकस जो था वो पूरा अभिनय पे था। एक बिल्कुल लिटरेचर बेस्ड फिल्म है, जहाँ पर मेरी पहचान एक बहुत अच्छी अभिनेत्री के तौर पर है, ना कि एक एक ग्लैमरस एक्ट्रेस जो डांस अच्छा करती है, जो छोटे कपड़े पहने थे। एट द एंड करना तो वही है, आई वुड वांट टू लुक ग्लैमरस। मुझे भी आई एम अ ट्रेन डांसर, तो मैं चाहती हूँ कि एक मास फिल्म करूँ, मगर ऐसी फिल्म करना, एक पहचान पहले एक अभिनेत्री के तौर पे बना लेना, वो मुझे लगा कि एक सही तरीका होगा, सही अप्रोच होगी। आपकी स्माइल भी बड़ी, मुझे ना अपने सामने किसी और की स्माइल अच्छी नहीं लगती। यू आर बीटिंग मी समहाउ। नहीं यार, योर स्माइल विंस हैंड्स डाउन यार, ट्रस्ट मी, सच्चे दिल से। मुझे आपकी वाइब, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। आई रियली लाइक दैट। आप बहुत दिल से स्माइल करते हो, बहुत, और एक बड़ा क्यूट बचपना है आपके अंदर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तो बहुत है ना, वो ये लगता है कि वो बचपना आपने कभी उसको दबाया नहीं। नहीं, कि दबाया है कभी भी नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि आई एम वन ऑफ दोज लकीएस्ट किड जिसको ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने पंख काटना बोलना तो दूर की बात है, उन्होंने तो पता नहीं कितने पंख लगा दिए, और वो आज भी ये कहते हैं कि जल्दी किसी चीज़ की नहीं। एक लड़की होते हुए आपके ऊपर शादी का कोई टाइमर ना लगा हो, आपके ऊपर किसी और तरीके का फाइनेंशियल कोई टाइमर ना लगा हो, जबकि दोनों ही बहुत सिंपल नौकरी पेशा रहे हैं, पर अपनी चद्दर से बहुत ज़्यादा बाहर जाकर उन्होंने मुझे मैं रहने दिया। तो मुझे मैं बनने की इजाज़त अगर उन्होंने दी, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और इसलिए कभी ये जो स्माइल है ना, ये वक्त के साथ बड़ी होती जा रही है, ये दबेगी तो कभी नहीं। संजय मिश्रा, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान, बहुत, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम बोलता है। जी,
उसके बियॉन्ड दिखते नहीं है, दिखते हैं तो सिर्फ अपने काम के लिए। जी उन्होंने कुछ अपने ये सही स्ट्रगल्स के बोला बारे में आपने। बताया आपको, अपने स्ट्रगल्स के बारे में? हाँ, बताया है। संजय मिश्रा के जो एक ब्रदर जो एक्सपायर हुए थे बीच में, उनके साथ-साथ कैसे-कैसे वो उन्होंने कोप अप किया, क्योंकि मदर उनकी बहुत ज़्यादा टूट गई थी और एक्टिंग करियर भी इधर चल रहा था मुंबई में। फिर बार-बार जाना, मदर से मिलना और उनको सँभालना और फिर खुद को सँभालना, क्योंकि वो बहुत अटैच रहे हैं अपने ब्रदर से। और फिर वो कैसे वो किताबें लिखते रहते थे, कुछ-कुछ लिखते रहते थे रातों को। वो सारी चीज़ें, और डेफ़िनेटली वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं ये सारी बातें करते-करते। तो ऐसी कई चीज़ें उन्होंने बताई जो, और वो सिखाते बहुत अच्छे से हैं। सेट्स पर भी कोई भी सीन हो रहा था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक सीनियरिटी होती है ना कि आपको डर लग जाए या आपको दबा देने की कोशिश या कुछ भी, वो मुझे अपने से आगे रखते थे। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो संजय मिश्रा थे। जब हम कभी भी सेट के अलावा मिलते थे तो वो इसी तरीके के अपने पर्सनल जो कहानियाँ थी, किस्से थे, वो बताते थे मेहनत के। तो मुझे यही बोलते थे कि सब्र रखना, तुम पहुँच जाओगी, तुम में है वो। तो मुझे आज भी लगता है। और जब मैं इवन कोविड में भी नर्सिंग कर रही थी तो उन्होंने कई न्यूज़ चैनल्स को मेरे लिए, जबकि वो किसी को कोई बाइट कुछ देना, वो तो आपने जैसे कहा ना कि फ़िल्मों में ही दिखते हैं, वो उनको वैसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। तो उन्होंने कई जगह दिया इंटरव्यू कि अगर मेरी बेटियाँ बड़ी होंगी तो डेफ़िनेटली मैं चाहूँगा कि वो शिखा जैसी हों। तो व्हाट एल्स, व्हाट कॉम्प्लीमेंट वन वुड वांट। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंट। यस। अगर एक एक्टर आपको कंपेयर करता अपनी बेटियों के साथ, जी, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता नहीं है। नहीं हो सकता। कोविड के टाइम पर आपने बहुत समाज सेवा की, क्या क्या देखा आपने? हमने भी बहुत कुछ देखा, पूरी दुनिया ने बहुत कुछ देखा, पर आपने जैसा देखा होगा बहुत कम लोगों ने देखा होगा। बहुत कम। हमने जो देखा कि मतलब एक-एक रात में जब आप इतनी-इतनी डेड बॉडीज़ देखते हैं, जिनके ऊपर से आपको जाना है वार्ड में। सबसे बड़ी चीज़ कि आज मैं वार्ड में हूँ और मैं जिस पेशेंट को मैं दिलासा दे रही हूँ, सांत्वना दे रही हूँ कि आप ठीक हो जाएँगे, आप ठीक हो जाएँगे, सब हो जाएगा, मैं अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ, और अगले दिन हम आते हैं और देखते हैं कि वो बेड खाली है। और आपको पता नहीं कि रात में आपकी शिफ्ट के पीछे वो पेशेंट रहेगा, नहीं रहेगा। लोग अपने अपनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई मिलना नहीं चाहता, छोड़ के चले गए तो चले गए। हम फ़ोन कर रहे हैं सामान मँगाने के लिए, कोई नहीं आना चाहता। वो सारी चीज़ें, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मतलब हम इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, कई जो हमारे संगी साथी थे, वो अपनी फैमिली में नहीं जा पा रहे थे। मैं यहाँ पर अपने मदर फादर के बिना फंसी हुई थी। हर दिन ऐसा था जब ना तो उठने का मन करता था, ना वापस जाने का मन करता था। लेकिन हम उनके लिए जाना चाहते थे या जाते थे जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो अंदर वार्ड में था उसको सिर्फ हमारा ही सहारा था। तो मैं ट्रॉमा हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जोगेश्वरी में है। वहाँ पर मैं एक्चुअली हँसती बोलती बहुत ज़्यादा हूँ ना, तो मैं गाना गाती थी, मैं हँसती बोलती थी। एक सबसे ज़्यादा छोटा पेशेंट 7 महीने का हमारे पास था, उसकी मदर नहीं थी वहाँ पर, कोई नहीं था। मैंने 27 दिन आप लगाओ जैसे सीने से लगाकर उसे रखा, और फाइनली जब वो डिस्चार्ज हुआ ना, तब तक कुछ डिस्चार्ज होने के कुछ दिन पहले ही उसकी मदर वहाँ पर आ गई थी। और कैसे उन्होंने धन्यवाद किया मेरा, कैसे पैर छुए, कैसे क्या किया, मैं बता नहीं सकती। तो 90 साल की आजी से लेके 7 महीने के बच्चे से 90 साल की आजी तक फेस कर रहे हैं लोग रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरे लिए लोग पूछते थे, वो वाली सिस्टर कब आएगी जो बहुत हँसती हैं, वो वाली सिस्टर कब आएगी जो गाना गाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मतलब जब मैं अंदर थी तो बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति थी, और ऐसा लगता था कि बाहर तो नहीं जा पाएंगे। तो मुझे लगता था कि अब अगर ये करते करते जान भी निकल जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटी। जब हम शपथ लेते हैं कि देश को ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ खड़े रहेंगे, तो मैं खड़ी थी। डर बहुत लग रहा था क्योंकि मेरे मदर फादर नहीं थे वहाँ पर, और मम्मी जुलाई 2020 में रिटायर हुई हैं, मार्च में ये शुरू हो गया था। वो भी ऑन ड्यूटी थी, तो मुझे लगा कि जब 60 साल की उम्र में वो काम कर रही हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। तो 24 तारीख को लॉकडाउन लगा, 27 को मैंने ज्वाइन कर लिया।
ट्रस्ट में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे वार्निंग दी गई हॉस्पिटल में कि आप मतलब आपने बहुत टाइम हो गया, आपको प्रैक्टिस छूट गई होगी, चेहरा ख़राब हो सकता है, क्यों कर रही हो। जो हॉस्पिटल के एमएस थे बोल रहे थे मुझे मत करो, बहुत रिस्क है, वापस एक्टर बनना होगा तो क्या होगा, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें थी। पर मुझे लगा नहीं, मुझे करना है। दिस सिटी मुंबई हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ऑल माई ड्रीम्स। मुझे मेरे दिल्ली हॉस्पिटल के मेरे जो बैचमेट्स थे वो बोल रहे थे दिल्ली आ जाओ, हम तू दिल्ली की है, यहाँ क्यों नहीं काम कर रही, यहाँ पेरेंट्स हैं। मैंने बोला नहीं, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई की हूँ, मुंबई से हूँ और मुंबई में ही मरूँगी। अगर कुछ भी हो जाए तो मैं यहीं सर्व करूँगी। तो इतने डर के बाद भी मुझे लगा कि ओके, अगर दिस इज़ इट एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देन आई वांट टू डाई सर्विंग फॉर माय कंट्री। बस। थैंक यू फॉर वॉट यू डिड फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं तहे दिल से बोलता हूँ, आप मॉइस्ट आइड भी हो गई थी, एंड आई नो दैट बहुत सारे मोमेंट्स आपके सामने आए होंगे, है ना, विच माइट हैव रियली रियली हर्ट यू फ्रॉम इनसाइड। आपका पैरालिसिस हुआ था, ये कब हुआ था? जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे वार्निंग दी गई थी कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शुरू में तो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, लोगों को लगा शायद चली जाएगी क्योंकि एक्ट्रेस है। मेरी संगी साथी जो नर्सेस थी, मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया गया हॉस्पिटल वार्ड में भी। लगता था कि अरे एक्ट्रेस है, शायद नहीं टिकेगी, ऐसा वैसा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, आई वॉज जस्ट सर्विंग। जुलाई में मेरा बर्थडे आया, दे स्पेशली facilitated me inside the hospital that she has completed 105 days until her birthday, and they awarded me and बहुत सारी चीज़ें। जब मेरा कुछ मेरे 10 महीने पूरे हो गए काम करते हुए आईसीयू में एज आईसीयू नर्स, मुझे बहुत सीवियर कोविड हुआ। ऑन ड्यूटी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और सिम्टम्स, बिकॉज बीइंग अ नर्स आई नो द सिम्टम्स, और मुझे लगा कि आज कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मैं बस बहुत भारी मन से मैं नीचे वाले सेक्शन में गई जहाँ कोविड का टेस्ट होता है, और मुझे पता था दैट आई एम गोइंग टू टेस्ट पॉजिटिव। जब मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट मिली, मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया। 1.5-2 महीने तक मेरी शुगर 36 रही है, मैं कोमा में जा सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी मुझे नॉर्मल करके घर भेजा गया। जस्ट घर जाने के 10 दिन बाद मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया, एंड उस समय लकीली मम्मी मुझसे मिलने आ गई थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो वार्ड में अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। 10 दिन के बीच में ही वो मुझे देखने आई, एंड दैट डे आई मुझे लगा कि ओके, दिस इज़ द एंड। क्योंकि कोविड में मुझे लगा कि ठीक है, अभी सब ठीक है, जब मैं कोविड से ठीक होके वार्ड में आई। बट जब मुझे पैरालिसिस हुआ तो बड़ी चीज़ ये थी कि बीइंग अ एक्टर, आई एम अ किड हु ऑलवेज लव्स टू लुक ब्यूटीफुल। मेरी हंसी, मेरा चेहरा मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दिल से हंसती हूँ, दिल से खूबसूरत लगती हूँ, वो हंसी सामने वाले तक पहुँचती है। मैं हमेशा ये सोच के मिलती हूँ कि सबके अपने अपने बैगेजेस, अपनी अपनी परेशानियाँ, बस मुझसे जो मिल रहा है वो उस समय के लिए भूल जाए। तो मेरा जो फेस है वो राइट साइड डेविएट हो गया था, मुंह टेढ़ा हो गया था। तो मुझे लगा कि ओके, अब दिस इज़ द एंड, द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर और गोइंग बैक टू माई लाइफ अब नहीं होगा। तो बहुत स्ट्रगल के बाद, कभी कोकिला बैन, कभी कूपर, कभी KEM हॉस्पिटल, द गवर्नमेंट वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई ट्रीटमेंट, बट हो नहीं रहा था कुछ। एंड वो सारा जो टाइम था जब मैं कोविड से, इससे, ब्रेन स्ट्रोक से, पैरालिसिस से जूझ रही थी, द राइट साइड वाजंट वर्किंग। जब इस उम्र में आपकी मदर आपको बेड पे ही स्टूल पास करा रही हो, बेड पे ही आप टॉयलेट कर रहे हो, तो हाउ डू यू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स? क्या सोच पाओगे आप? तो वो टाइम बहुत हॉरिबल रहा। मेरी मदर भी मेरे साथ KEM हॉस्पिटल में रही, और डॉक्टर्स मुझे बोलते थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। they've put me on some psychiatry drugs कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि खुदकुशी का ख्याल आ जाए, या ऐसा नहीं हो कि कुछ करने की बात मन में आ जाए, क्योंकि एक्टर है, उसके लिए चेहरा बहुत बड़ी चीज़ है, अभिनय बहुत मायने रखता है। और अब उसे पता है कि वो शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि अभी तो दवाइयाँ जितना कर सकती थी उतना कर लिया, अभी विल पावर चाहिए, विल पावर चाहिए। तो वो विल पावर मैं नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर थी, वो सब कुछ
मॉम डैडी थे जो बोल रहे थे कि हो जाएगा हो जाएगा। माई मॉम यूज़ टू विस्पर इन माई ईयर कि जो अपाहिज होते हैं, जिनके अंग नहीं रहते, कट जाते हैं, वो ओलंपिक्स में पहुंच जाते हैं। अभी सब कुछ है, अभी हाथ है, जान नहीं है ना, जान वापस आ जाएगी। तो वो जान वापस आने में बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। वो एक एक दिन जब आप बस छत देखते हो और आपको लगता है कि अब बस सुबह हो और मैं नहीं उठूं बस, क्योंकि सपना टूटना एक अलग बात है, पर आपके पीछे और 4 लोग परेशान हो रहे हैं आपको कैरी करने के लिए, आपको टॉयलेट कराने के लिए, ये वो एक आई एम अ पर्सन कि मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। तो मुझे लगता था कि मैं अब नहीं उठूं बस, ऐसा लगता था मुझे। जी, कितने टाइम चला आपका पैरालिसिस? हॉस्पिटलाइज में 2.5-3 महीने तक रही। फिर बहुत सारी शॉक थेरेपीज़ और बहुत ट्रीटमेंट्स के बाद मैं खड़ी हो गई थी, लेकिन मेरे पैरों में उतनी जान नहीं थी। आई यूज़ टू वॉक होल्डिंग द वॉल्स एट होम। 2.5-3 महीने बाद जब मैं घर वापस आ गई, हर दिन मेरा सफ़र जो रहा है 2021, 22, 23 मिड 2.5 साल मैं दीवार पकड़ पकड़ के चलते चलते, और मतलब मैं कोशिश करती थी कि आज मतलब जब वो दरवाजे पे घंटी बजती थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं किसी दिन दरवाज़ा खोल दूँ जाके बस एक बार, और आई शुड जस्ट गो एंड वेलकम समबडी कि कौन आया है घर में। वो मैं बहुत तरस गई थी कि कैन आई जस्ट गो एंड ओपन द डोर। वो मुझे लगता था कि शायद नहीं होगा। आपने होप गिव अप किया था? किया था, बहुत बार किया। मुझे लगा नहीं हो पाएगा, मुझे डॉक्टर ने गाने से मना कर दिया, विच आई कांट लिव विदाउट। गाती थी तो टॉन्सिल्स हो जाते थे, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। कहीं थोड़ा बहुत कथक की प्रैक्टिस शुरू की तो पैरों में वेन्स निकल आती थी ब्लू ब्लू, तो ऐसा लगता था कि डर जाती थी मैं कि आई डोंट नो कुछ हो नहीं जाए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि ओके, आई थॉट कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। माई मदर यूज टू से कि नहीं नहीं, यूर अ फाइटर, यूर अ फाइटर, ऐसे नहीं गिव अप करना है, मेरे लिए, हमारे लिए। मैंने आपसे कहा कि उनकी आंखें मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो उन्होंने बोला कि मैं तो आज भी तुझे सुपरस्टार देखती हूँ, मैं तो आज भी देखती हूँ कि तू वहाँ पहुँच जाएगी। बस वो जो चीज़ें थी ना, कॉन्स्टेंट जो उनका एक मुझे एनर्जी देना था और पॉजिटिविटी देना था, और बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा, वो मुझे लगा कि नहीं, मुझे खड़ा होना ही है। तो बस धीरे धीरे वॉल पकड़ पकड़ के चलना, प्रैक्टिस करना, घर में अपने काम को शुरू करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और एक दिन मुझे लगा कि ओके, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड टू गो आउट फॉर द ऑडिशंस। लेकिन एक बैरियर बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप एज लीड एक्टर काम करना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि ये कोई गलत बात है, बट इफ़ दे वांट टू सी यू ग्लैमरस एंड फिट इन द क्राइटेरिया कि आप फिट होने चाहिए, ओवरवेट नहीं होने चाहिए, वो ठीक है, अपना अपना एक क्राइटेरिया है इंडस्ट्री का। बाकी जो एक्ट्रेसेस मेहनत कर रही हैं अपने आप को फिट रखने में, वो भी बड़ी बात है। तो बट आई वॉज वेइंग 87-90 kgs ड्यू टू स्टेरॉइड्स। वेट आपने पुट ऑन किया था? मैं जनरली मेरा वेट 47 से 50 के अंडर रहता है, बट मेरा ऑलमोस्ट वेट 40 किलोज। यस, अनदर ह्यूमन बीइंग इन माय बॉडी। मतलब मेरा 97 तक भी टच हो गया था वेट। स्टेरॉइड्स ले रही थी, फेस इतना बड़ा लगता था, सो बट नेचुरल आई वाज लुकिंग डबल माय एज। मतलब मैं अपनी मम्मी जैसी ही लगने लगी थी। तो फिर भी मैंने हिम्मत की कि मैं मुकेश छाबड़ा के यहाँ ऑडिशन देने गई। वहाँ पर एक फ़िल्म आई थी, बड़ी फिल्म चमकीला, मुझे उसकी बड़ी सिस्टर के रोल के लिए बुलाया। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था कि चमकीला की एज क्या दिखाएंगे या कौन है वो, चमकीला का एक्टर कौन है, मुझे नहीं पता था। बाद में जब मेरा ऑडिशन हो गया, आई डिड वेल, दैट सीन वाज गुड। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कैन आई सी माय ऑडिशन, जैसे जनरली हम देख पाते हैं। तो मैं बड़ी खुश थी सीइंग माई सेल्फ डूइंग एक्टिंग। लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा ना, तो आई गॉट सो डिसहार्टन। आई वॉज लुकिंग सो एल्डर, और मतलब मैं बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई मम्मी कैरेक्टर है। एंड देन आई आस्क्ड कि चमकीला की एज कितनी है? जैसे आराम से होगा 30-35 साल का है चमकीला। इज इट मे बी दिलजीत दोसांझ, और मे बी माइट बी समवन विल प्ले दिस कैरेक्टर। आई सेड ओके। और वो मेरे लिए बहुत डरावना था। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कैन यू प्लीज़ डिलीट दिस ऑडिशन, आगे मत देना। इसे नहीं, यू डिड वेल, यू आर अ गुड एक्टर, बहुत अच्छा किया आपने, आई थिंक ये हो जाए। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, प्लीज़ डिलीट दिस ऑडिशन, आई डोंट वांट टू प्ले अ बिग सिस्टर और दिस एज ग्रुप, आई एम नॉट दिस एज ग्रुप, इसे डिलीट कर दो प्लीज़।
सो वो करके मैं घर भाग गई एंड देन आई क्राइड अ लॉट। पूरे टाइम में शीशा देखती रही कि यार मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऐसी दिखने लगी हूँ। मतलब मैं बिकॉज पता नहीं शायद ये सबके साथ होता हो या मेरे ही साथ हो रहा था। आई नेवर रियलाइज कि मैं इतनी ओवरवेट हो गई हूँ और मैं इतनी बड़ी लगने लगी हूँ एंड द वे आई वॉज लुकिंग इज सो ऑपोजिट देन व्हाट आई एम लुकिंग टुडे। वो जो था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने बोला नहीं बॉस, अब तो अपने आप से मिलना ही है वापस। आई वांटेड टू मीट शिखा मल्होत्रा अगेन एंड तो फिर प्रोसेस कैसे शुरू हुआ वापस? क्या क्या चीज़ें की जहाँ पे आप फिर से वही शिखा मल्होत्रा बन गई? ये तो एक बड़ा ही नर्सिंग वाला क्वेश्चन है और आई गेस मैं तो चाहूँगी बताना कि येस, बीइंग अ नर्स मुझे बहुत सपोर्ट मिला खुद से ही। तो मैंने बहुत कुछ ऐसा किया मेडिकली, जैसे मैं कम्प्लीटली सात्विक डाइट पे आ गई। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल, पानी में खाना बनाना, घर के काम, पोछा तक मैं झुक झुक के, जो पुरानी नानी दादी हमारी कहती थी। अच्छा ये भी किस्सा है, मैं बड़े डाइटिशियन से कांटेक्ट करने लगी बॉम्बे में। भाई वो एक महीने के 3-3 4-4 लाख बता रहे हैं और यहाँ तो हम ठन गोपाल थे क्योंकि समाज सेवा जो मैंने की वो एकदम फ्री में की थी कोविड में और मिला तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो मतलब घर के किराए देने के लिए बड़े स्ट्रगल चल रहे थे। पापा पैसे मिला रहे, भाई पैसे मिला रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा था कि भाई इसको टिकाना है, बस ये जीना मरना वही चाहती है। तो डाइटिशियन बोल रहे हैं भाई पिलाटेस होगा 21,000 रुपये पर महीना। मैंने बोला भैया नहीं होगा ये तो वो सारे जो एक फैशनेबल हम मैं मलाइका अरोड़ा को बड़ा एडमायर करती हूँ और बॉडी, तो मैंने कहा पिलाटेस करती है, लेट मी ट्राई। अभी वो उतनी औकात तो हो आदमी की तो मेरा तो दिमाग का पिलाटे हो गया। मैंने कहा अभी क्या करना है। मैंने मदर को कहा, मैंने कहा भाई ये नहीं होगा। शी वाज वो अगेन फिर हो रहा था क्यों नहीं होगा भाई, जो नानी दादी करते थे 6 बजे तक खाना खाओ और अंधेरा होने से पहले खाना खा लो और तेल छोड़ दो, ये कर दो, ऐसे कुछ सब हमने। फिर मैंने घर में ही विदाउट एनी जिम जस्ट डूइंग योगा अपने घर में, और वो एक मेडिकल टर्म में हम एनिमा बोलते हैं, उससे मेरी जर्नी शुरू हुई कि 20-21 दिन एनिमा लेते हैं जिससे बॉडी वेस्ट निकल जाता है। ऐश गार्ड जूस आप लेते हो, पेठे का जूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जूस बोला जाता है, उससे मॉर्निंग शुरू करनी। फिर उसके बाद पूरे दिन में कोई ऑयल नहीं, एक सात्विक खाना पानी में बनने वाला। और मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो कोई ऐसी वो था भी नहीं कि नॉनवेज वगैरह था या कोई हैवी डाइट में लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ें करते 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 आज मैं आपके सामने हूँ। How nice, yeah. I know you must have gone through so much. So much, लेकिन आज मैं मैं अपनी फेवरेट हूँ। आज मैं अपनी फेवरेट हूँ इस दौरान आपने अपने आप से कहा कि एक्टिंग होने वाला है, या बोली कि एक्टिंग खत्म? When you were going through all this, तब भी वो थोड़ा चीज़ था एक्टिंग का चल रहा था दिमाग में? चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। मुझे लगता था, अंदर से लगता था कि नहीं यार, मैं कोई वो ख़त्म होने वाली कहानी नहीं हो सकती। मतलब बचपन से इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, तो मैं वो ये ख़त्म नहीं हो सकता मेरे साथ। अच्छा एक चीज़ और भी थी कि ऐसा लगता है कि कोविड से लोगों को लगता है कि पैरालिसिस कैसे हो सकता है। ये मेरी लाइफ में दूसरा पैरालिसिस अटैक था। When I was 12, I got full body paralyzed. 8th क्लास में थी मैं। उसके बाद स्कूल नहीं गई। मैंने अपनी ओपन स्कूलिंग से 10th और 12th कंप्लीट किया। तो वहाँ पे भी बहुत 12 साल की उम्र से 18 तक आई फॉट फॉर स्टैंडिंग बैक ऑन माई फीट्स। वहाँ भी यही हुआ था। जब मैं 12 से 16 साल तक मैं हुई तो 10, 12 सब निकल चुका था। स्कूल में मुझे दोबारा जाना नहीं था। फेलियर्स, बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि फेलियर है, ऐसा है वैसा है, तो वो सारी चीज़ें। और इसी वजह से फिर बाद में मैंने जब 10, 12 ओपन से की, साइंस साइड से की, तब मैंने चूज़ किया कि नहीं, आई वांट टू बिकम अ नर्स, आई वांट टू टेल पीपल दैट यू कैन फाइट बैक। लेकिन जब ये सेकंड टाइम जो अटैक आया मुझे, क्योंकि कोविड के दौरान ऐसा बोल रहे थे कि इम्यूनिटी लो होने की वजह से जो चीज़ आपकी वीक है उस पर वापस एक ट्रिगर होता है, तो वो शायद मुझे सेकंड अटैक आया इस वजह से। और यहाँ मुझे लगा कि मेरा सफ़र ख़त्म है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मैं वापस खड़ी नहीं हो पाऊँगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक रात को जब मैं सोती थी या कभी मैं उठती थी, मुझे लगता था यार मैं ख़त्म होने वाली कहानी तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने इतनी बार अपनी कहानी को ज़ीरो से लिख कर मैं यहाँ आई हूँ, तो फिर डेफिनेटली कुछ तो होने वाला है। तो बस वो एक जो था ना कि कुछ तो होगा, नहीं कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, वो हमेशा रहता है, आज भी है। तो ये सब होने के बाद आपने अपने आप पर मेहनत की बहुत। एंड लाइक यू सेड, यू बिकेम
योरसेल्फ, शिखा मल्होत्रा। यस। फिर एंकरिंग आपने शुरू कर दी क्या? हाँ जी जी। ये एक रिप्लेसमेंट था टुवर्ड्स गेटिंग बैक टू एक्टिंग, ऐसा था? यस, ऐसा ही था, क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं शुरू से ही फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह होस्ट करती रही हूँ। था ये एक फाइनेंशियल बैक के लिए था। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सपने लेकर आते हैं, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि खर्चे बहुत होते हैं एंड यू नीड टू नो दैट पैसा कहाँ से आएगा। दैट्स द बेसिक, ताकि आप अपनी मर्जी का अभिनय चुन सके, ना कि इसीलिए कि पैसा चाहिए इसीलिए आप कुछ भी करें, कि किसी भी टाइप का कैरेक्टर ले लें, कुछ भी करने लगे। मैं उनमें से नहीं थी, क्योंकि मेरे पास संगीत था, एंकरिंग थी, तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो फाइनेंशियली अपने आप को बैकअप करना है, क्योंकि एक्टिंग से पैसे नहीं मिलते, ये तो एक रियलिटी है। हाँ, नहीं मिलते भाई, शुरू में जब हम काम करते हैं तो हमें फ्री में ही काम करना पड़ता है। फैन आपने फ्री में किया? नहीं, सच्चे बस दिल से? 7,000 रुपये मिले थे। कितने दिन की शूटिंग के लिए? आई थिंक 5-6 दिन की शूटिंग के लिए, तो 7,000 रुपये तो मतलब इट वॉज नॉट इवन 1,000 रुपी पर डे। मतलब 6 दिन की शूटिंग थी और 7,000 मिले थे, तो ऐसा भी नहीं था कि 2-3 हज़ार पर डे था या 5,000 पर डे था, ये भी मिल रहे थे, बड़ी बात थी। माने ऑलमोस्ट 1,000 पर डे था ये? हाँ, 1,000 रुपये पर डे, वो भी यशराज। मुझे लगा बड़े अच्छे पैसे मिलने वाले हैं मुझे, मैंने कहा अब तो मेरे लाखों आ जाएंगे मेरे पास, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उनकी फाइनेंशियल टीम ने मुझसे बात की कि आपको 7,000 रुपये देंगे, मैंने बोला हाँ ठीक है, दे तो दो। वापस बताइए कितने दिन की शूटिंग थी? ये 6 दिन की शूटिंग थी, 7,000 रुपये में। माने 1,100-200 टाइप्स? हाँ जी, वही वही। और मेकअप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो कि मेकअप प्रोवाइड करते हो? नहीं, वो प्रोवाइड करते हैं सब, लेकिन इतना सस्ता तो ठीक है, शाहरुख है उस फिल्म में, चलता है। हाँ, चलता है, एग्जैक्ट। है मैं ना? तो ये सोच रही थी कि यार अब ये फ्री में भी बोलते तो भी मैं करती, तो आई थॉट कि चलो। तो मुझे ये एहसास था शुरू से ही कि पैसे तो नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे कांचली में एक अच्छा अमाउंट मिला था। कितने मिले उसके लिए? उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। कितने दिन की शूटिंग थी? शूटिंग थी कुछ 22 दिन की। नॉट बैड यार, अच्छा है यार। एज अ ऑलमोस्ट न्यूकमर 25,000 रुपए पर पर डे। डे। वहाँ मुझे लगा 20 times 5 times more। यस, सो आई हैव रीच्ड देयर फाइनली। मुझे लगा कि अब तो इतना हो गया है कि 25-30 हज़ार पर डे मिल रहा है। एंड देयर आई गॉट माई मेकअप टीम ऑल्सो, जिसको वो पे कर रहे थे। वो सारी चीज़ें एक बड़ी अच्छी थी। आप स्टार फील कर रही थी? स्टार, एकदम स्टार। स्टारडम फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि यस कुछ हो जाएगा। बट देन फिर कोविड आ गया तो फिर से जीरो। आपके साथ कास्टिंग काउच हुआ ऑनेस्टली? हाँ, हुआ है। किसके साथ? बने बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंट, किसके साथ? बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, हर जगह। आई हैव बीन थ्रू एवरीबडी अप टिल नाउ। देयर इज़ अ बड़ा प्रोड्यूस, मतलब मेरे पास वो चैट भी है अभी कि बस मैंने ब्लॉक कर रखा है कि दैट बड़ा बिग टाइम प्रोड्यूसर, उनकी तरफ से एक फीमेल मुझसे बात कर रही थी एंड शी सेड कि वी वांट टू सी यू फॉर 10 minutes ऑन जूम कॉल। आई सेड ओके फाइन, बट दे सेड कि मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, 10 मिनट क्या 15-20 मिनट बात कर लेंगे। शी सेड नो आई वांट टू सी यू फॉर 10 minutes। हाँ, मैंने बोला ठीक है, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि जूम कॉल पे। नो आई वांट टू सी यू इन बिकनी फॉर 10 minutes। तो मैंने बोला यार ये कैसा वो है कि 10 minutes के लिए आपको मुझे कॉल पे बिकनी में देखना है? नो देन ओनली आई विल बी एबल टू फाइनलाइज यू ना हाउ यू लुक और हाउ यू नो थिंग्स गोज। तो देन एंड देयर आई न्यू कि ये कुछ स्कैम ही है, आई शुड नॉट डू दिस। ये नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर थे? जी, नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर थे। और एक और नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर थे जिनसे मेरी बात चल रही थी कि भाई आज मिल लेते हैं 4 बजे ऑफिस में। बड़े दिन से फॉलोअप करते उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 4 बजे मिल लेते हैं। अचानक से 3 बजे उनका मैसेज आता है, अच्छा लिसन लेट्स मीट बाय 7 o'clock। आई सेड 7 बजे तो ऑफिस में फिर कोई रहेगा, मैं ऑफिस ही आ रही हूँ ना। ही सेड हाँ, ऑफिस में सब चले जाते हैं, यू कम बाय 7 विल चिल। तो मैंने सोचा चिल, आई वाज लाइक, मैंने कहा भाई अब मैं अगर चली गई ना यहाँ पे तो ही विल एक बात तो यही होगी ना दैट आई एम रेडी टू चिल। अब वो चिल कुछ भी हो सकता है ना, तो आई वाज रेडी। मुझे लगा कि मैं ऑफिशियल टाइम पे जाऊँ, ऑफिस के सब लोग हों, नॉर्मली मुझसे बातचीत की जाए। तो वो 7 बजे के बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई लेट्स चिल। फिर एक बहुत ही सुपर बड़ा प्रोडक्शन हाउस वहाँ, और वो एक बड़ी फिल्म है, इवन उसमें जो एक्टर्स काम कर रहे हैं वो स्टार हैं आज। तो मेरी सारी बात हो गई, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ऑडिशन क्लियर होने के बाद किससे बात हुई? बैठी हूँ प्रोड्यूसर से।
बड़े एक्टर हैं, बड़े एक्टर का प्रोडक्शन हाउस है। तो मैं बैठी हूँ सामने और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और यू विल बी स्टार, यू नो ना। आई सेड यस यस, आई एम वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने मुझे एक लड़की का किस्सा सुनाना, देखो वो स्टार बन गई है, वो मुझे छुट्टियों पे लेकर गई थी, तुम कब लेकर जा रही हो छुट्टियों पे? लेट्स गो ऑन हॉलीडे, लेट्स गो समवेयर, मलेशिया एंड यहाँ वहाँ। तो ऐसे वो उन्होंने फिर बात वहीं पर वो ले आए कि छुट्टियों पे जाना है, तो या तो छुट्टियों पे जाएं या डिनर करें। और डिनर तो खैर एक बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, बट मुझे तो ऐसे भी बोला गया है कि ठीक है रात को मिलते हैं, लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो ऐसी चीज़ें कई बार हुई हैं। और मुझे जेन्युइनली अब तक कांचली मिली है, विच इज़ अ पैरेलल सिनेमा। जब भी मैं मास सिनेमा में जाने की कोशिश करती हूँ, या जब भी मैंने कोशिश की है टू ब्रेक दिस मीडियोकर लाइन एंड रीचिंग टुवर्ड्स मास, तो अभी तक अभिनय काम नहीं आ रहा है। अभी तक मैंने कांचली में बहुत अच्छा अभिनय किया है। आई एम अ ट्रेन्ड एक्ट्रेस, सिंगर, डांसर, आई लुक गुड, मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन वो कोई पूछ नहीं रहा है ना। तो मुझे आई एम स्टिल फाइंडिंग आउट दैट चाहिए क्या, मतलब अभिनय चाहिए या स्पेंडिंग टुगेदर, एक टाइम अच्छा साथ में बिताना पड़ता है, या क्या करना पड़ता है। और मतलब मैं अभी भी ये कहते हैं कि चक्रव्यूह भेदने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या चाहिए। अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स ही आपसे ऐसे बात कर रहे हैं, फिर क्या, फिर उसके बाद क्या बचा? तो ये एक बड़े प्रोड्यूसर ने आपसे कहा कि देखो वो लड़की स्टार बन चुकी है, मेरे साथ छुट्टी पे जाओ, दो नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर्स। जी कभी ये डायरेक्टर्स के साथ हुआ है, फिल्म डायरेक्टर्स के साथ भी हुआ है कुछ ऐसे? हाँ, फिल्म डायरेक्टर थे एक तो राइटर थे एक्चुअली, एक राइटर, बहुत ही नामी राइटर है वो भी। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा बहुत बड़े राइटर हैं, एंड मेरी आदत है मैं कहीं भी किसी से मिलने जा रही हूँ तो आई डू गूगल। तो भाई मैं गूगल करके मैं चली गई उनके पास घर में। अच्छा, उन्होंने, ही वॉज ड्रंक, और शाम के कुछ 7 बज रहे थे। मैं बड़ी उम्मीद से गई, क्या इज़ अ गुड, बहुत अच्छे से बात की उन्होंने मुझसे, कम से कम 1 महीना। इन्हें सेड एक बहुत अच्छी फिल्म है, ओके कम, फाइनली लेट्स मीट। आई सेड ओके, मैं आती हूँ। बड़ा हाथ जोड़ के नमस्ते नमस्ते सब चल रहा है, मैं बैठी आराम से। थोड़ी देर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ ड्रंक, और उन्होंने फिर मुझे ना परेशान करना शुरू किया कि ये एक सीन है, ये सीन इमिटेट करते हैं। अच्छा, वो सीन बड़ा वल्गर कि उन्हें मुझे टच करना है या उन्हें मुझे किस करना है। उन्होंने बोला यहाँ नहीं कर रही हो तो वहाँ कैसे करोगी? ऐसे नहीं नहीं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल कर करके मैं कुछ आधे घंटे वो चीज़ें फेस करने के बाद भाग आई वहाँ से। समहाउ आई रैन। और एक बड़े डायरेक्टर के साथ ऐसा हुआ कि मैं सामने बैठी हूँ, उन्होंने बोला कि स्मोक करती हो? मैंने बोला नहीं। ड्रिंक करती हो? नहीं। बॉयफ्रेंड्स हैं? मैंने बोला नहीं। उन्होंने कहा फिर क्या करेगी मेरी फिल्म्स में? मेरी फिल्म में तेरा बड़े कोई काम डायरेक्टर नहीं। थे ये। बड़े बड़े, बहुत बड़े डायरेक्टर। सो ही सेड कि क्या करेगी मेरी फिल्म में, फिर तेरा कोई काम नहीं है। और ऐसे अगर रहेगा तो सीरियल में भी कोई काम नहीं देगा, द वे यू आर। और ये बड़े डायरेक्टर से आप कहाँ मिली? उनके ऑफिस में, उनके घर में? उनके ऑफिस में। और लोग इर्द गिर्द थे कि नहीं? उनकी कैबिन में थी आप? उनके केबिन में थी मैं। सीसीटीवी कैमरास होते हैं वहाँ पे? सीसीटीवी कैमराज होते हैं। और तब भी ये लोग ऐसे बातें बोलते हैं? आराम मालूम से। है कि सीसीटीवी कैमरास है, पर ये सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं वो ऑडियो को भी लेते हैं? नहीं लेते ही हैं, बट मुझे लगता है कि सब कुछ तो उनके कंट्रोल में है। क्या जाएगा अगर आप सीसीटीवी फुटेज गायब कर दे? जैसे मेरे घर का सीसीटीवी मेरे ही कंट्रोल में है। और जब उन्होंने सीधे सीधे मुझसे सवाल जवाब पूछने शुरू किए कि ड्रिंक करती हो, स्मोक करती हो, पार्टी जाती है, बॉयफ्रेंड्स हैं, कभी सेक्स किया है? आई वाज लाइक नहीं किया। तो मतलब तो एक बड़े How does डायरेक्टर it- आपसे लिटरली पूछते आपने सेक्स किया है? हाँ ऑफिस में, कैबिन में सीसीटीवी कैमरास है, हाँ। यानी सब लोग इन्वॉल्व होंगे ना इसमें। उनको मालूम होता होगा कि कोई मिलने जा रहा है डायरेक्टर से। जी, तो ऐसी कॉन्वर्सेशन रहेगी। ऑब्वियसली हाँ, उनको, बिकॉज yes. अदरवाइज ये तो वो थोड़े डरते ना कि ऑफिस हाँ, एनवायरनमेंट में ऐसे बोल रहे हैं। जी। तो मैं अभी भी आई एम स्टिल फाइंडिंग आउट कि आपने सेक्स किया है वो ज़रूरी है, आप ड्रिंक एंड स्मोक करती हैं वो ज़रूरी है, आप किसी को छुट्टियों पे ले जाना चाहती हैं वो ज़रूरी है, आप छुट्टियों पर ले जा सकते हैं, रात को टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो ज़रूरी है, या अभिनय ज़रूरी है कि मैं बैरी से मैंने अभिनय सीखा है वो ज़रूरी है, या मैं शास्त्रीय संगीत में निपुण हूँ वो ज़रूरी है, या मैं कथक डांसर हूँ वो ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? बिकॉज अभी तक द सैड स्टोरी इज़ दिस कि इतनी सारी क्वालिटीज़ होते हुए आई डोंट हैव वर्क। और कोई मुझे कहता है, लोग आजकल कहते हैं कि OTTs पर तो बहुत काम है, इतना सारा काम है, कहाँ है? मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब मुझे लगता है एक मौका तो मिलना चाहिए ना
मैं 4 फ्लॉप दे दूँ, 2 फ्लॉप दे दूँ, तब मुझे समझ आ जाएगा कि ओके मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन मौका, वो फ्लॉप देने के लिए भी तो मौका चाहिए ना। जब आप नेपो किड्स को देखती हैं, कैसा लगता है उनका एक्टिंग? बहुत ही बेकार, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्यों है यहाँ पर। कौन है पर्टिकुलरली जिनकी एक्टिंग मैं बिल्कुल ले सकती हूँ अनन्या पांडे, शी डजंट नो हाउ टू एक्ट। खुशी कपूर, शी डजंट नो एट ऑल हाउ टू एक्ट। अर्जुन कपूर एट ऑल, मतलब ये सब अभिनय से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों है। इब्राहिम अली खान को देखा आपने? मैंने अभी तक अभिनय नहीं देखा है उनका। क्यों नहीं देखा अभी तक? क्योंकि मुझे हंस क्यों रही है? गुस्सा आएगा यार, मैं चाहती नहीं कि मेरी हंसी, मतलब बिल्कुल मैं। उनकी एक्टिंग के बारे में सुना है? हाँ सुना बहुत है। क्या सुना है? यही सुना है कि इस लायक नहीं है, और पता नहीं फिर चलो एक और आ गया उठ के और ये वो। अच्छा एक और चीज़ है कि लकी इतने, मैं मानती हूँ कि भाई अब देखो मेरी मदर है नर्स थी, उन्होंने मुझे नर्सिंग का रास्ता दिखाया, पर उसमें क्या होता है ना कि नर्सिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सुई नहीं लगानी आती फिर भी आप चले जा रहे हैं, है ना। अभिनय एक ऐसी चीज़ है कि जानवी कपूर, खुशी कपूर, आई एम टेकिंग जानवीज नेम ऑल्सो, जानवी कपूर, खुशी कपूर और अनन्या पांडे, और मुझे बिल्कुल इनमें से किसी से कोई जलन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जगह हूँ और ये अपनी जगह है। मौका मिलना फेयर है, आपके माता पिता ने बड़ी मेहनत की है, ठीक है आपको एक चांस मिल गया, मगर इतनी फ्लॉप्स देने के बाद ऑडियंस आपको नहीं देखना चाहती है, उसके बाद भी ब्रेक पे ब्रेक मिल रहा है, तो शायद वो एक शिखा मल्होत्रा की जगह भी ली जा रही है उसमें, शायद एक और कोई शिखा मल्होत्रा होगी उसकी जगह ली जा रही है। तो कैसे होगा ये, अगर आपको ऑडियंस देखना नहीं चाहती, बॉक्स ऑफिस पे कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी अगर वो जगह पे जगह मिली जा रही है, तो फिर किसी एक एक्टर की, किसी एक अभिनेता अभिनेत्री की जगह हर दिन खराब हो रही है हर पिक्चर के साथ। मेरा एक सिनेमेटोग्राफर है, वो भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, क्योंकि मैंने फ़ैन की थी और मैं शुरू से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में ही अप्रोच कर रही थी, तो मैं बड़े हाउसेस में बहुत मैंने ऑडिशंस दिए हैं, और फ़ैन की प्रोफाइल के बाद, इवन जब मैंने कांचली कर ली उसके बाद भी, और आज भी मैं अपनी प्रोफाइल लेके चलती हूँ, तो बड़े सिनेमेटोग्राफर थे, तो मैं बहुत सुंदर सा एक ट्रेडिशनल आउटफिट पहन कर गई, एक लहंगा सा था और कुर्ता था, बड़ी बड़ी झुमकी और बिंदी लगा के, यू नो आई वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, जैसा मुझे लगता है। तो मैं गई अंदर, तो उन्होंने मुझे देखा, अरे लीड एक्ट्रेस तो ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखकर सेक्स आ जाए, उसको देखकर बिल्कुल हमारा ऑफिस बॉय भी सोचे कि कौन आ गया, मतलब आग लग जानी चाहिए सब जगह। लाइक सिनेमाटोग्राफर साहब ने, जी सिनेमाटोग्राफर साहब, कि आग लग जाए, ऐसे तो तुम जैसी हो, तुम्हें तो सीरियल भी नहीं मिलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। तो वहीं पे ही मेरा मॉरल डाउन हो गया बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा अच्छा, और ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न आउटफिट्स नहीं पहनती थी उस समय या नहीं पहनती हूँ, बट वाई नॉट, वाई कांट आई कैरी ट्रेडिशनल ऑल्सो। और ऐसा क्या है कि मतलब अगर आप स्क्रीन पे आप बिकनी पहन रही हैं या आप कुछ कर रहे हैं, तो कहाँ लिखा है कि सड़क पे भी आपको वैसा ही दिखना है कि किसी रिक्शे वाले को भी लग जाए कि वाह आग लग गई है सब ऐसे कहाँ से लॉजिक लेके आते हैं लोग यार। आप बताओ कि एक एक्ट्रेस की जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि आप आग लगा दो चलते चलते सब जगह यार, ये तो स्टूपिड ना, कि अगर बिकिनी का रोल है तो माने आप ऑफिस भी आओ बिकिनी में आओ, आप सड़क पे भी चलो तो लोगों को लगे कि यार ये कुछ होगी, ये तो मतलब ये बहुत वर्स्ट था सुनने में भी, और बहुत ही डिसहार्टन कर देने वाली चीज़ है किसी भी नए कमर, किसी भी न्यू कमर को, अच्छा नहीं है। ये सब जब बैक टू बैक आपने देखा, 2 कास्टिंग डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, बिग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कैसा फील करती थी जब आप घर जाती थी? ये सब सुनने और देखने के बाद चोट लगती है आपके भोले से मन पे, बहुत चोट लगती है, आपके सपने टूटते हैं, बिखरते हैं, आप बार बार शीशा देखते हैं और आप देखते हैं कि सच में क्या मैं ऐसी लगती हूँ कि मुझे सीरियल भी नहीं मिलेगा, सच में एम आई नॉट लुकिंग गुड, कोई कमी है क्या मुझ में, या अच्छा क्योंकि जब इतने बड़े बड़े दिग्गज आपको कोई, जैसे शाहरुख खान साहब ने जब कॉम्प्लीमेंट दिया तो बिलीव हुआ उसमें कि यस यू हैव समथिंग, जबकि आई एम जस्ट वेयरिंग अ सिंपल शर्ट और पैंट एज अ रिपोर्टर। तो जब वहाँ पर मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला, तो फिर ये लोग कौन है जो मुझे बता रहे हैं कि मुझ में है नहीं, एंड आई एम गुड फॉर नथिंग। तो बहुत दिल टूटता है, एंड सच बताऊँ तो कभी कभी गुस्सा आता है, यू फील लॉट ऑफ रेज। और जब आप स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे आपने पूछा कि कोई नेपो किड है जिसे फ्लॉप होने के बाद भी 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं, फिर भी लोग मौके पे मौके दे रहे हैं, फिर आपको लगता है कि
किस चीज़ को ब्लेम करेंगे? नेपोटिज्म को ब्लेम करेंगे या बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स को ब्लेम करेंगे जो आपको आने ही नहीं दे रहे हैं, या शायद वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्लीज़ करें या उनके साथ उनकी मनमानी के अकॉर्डिंग आप टाइम स्पेंड करें? कहाँ काम है? OTTs पर काम है, लेकिन कास्टिंग कैसे हो रही है अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स ही ऐसी बातें कर रहे हैं? और एक और बात है कि आपने प्रोसेसेस फॉलो की, जैसे एक्टिंग स्कूल जाना, एक्टिंग Definitely. सीखना, और उसके बाद अगर कोई बोले कि बाकी सब छोड़ो, यही चीज़ों पे हमको देखना है आपको। हाँ, हॉट लगो, है ना, और मतलब टाइम स्पेंड करो, और माने आर्ट क्राफ्ट स्किल कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं बात कर रहा। Nobody have asked me कि एक्टिंग सीखी है, कहाँ से पास आउट हो, या कोई हाउस है, until कांचली। वो माने एक- प्रोसेस के बारे में बातें नहीं होती। नहीं, कोई बातें नहीं होती। आप आज जो हैं उनके सामने, दे आर फोकस्ड ऑन टू दैट। और एक ये भी बड़ा, एक मुझे बड़ी हंसी आ रही है बताते हैं। शर्म भी आ रही है, हंसी भी आ रही है कि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ ना, आप मिलने गए फॉर एग्जाम्पल कि कोई डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर है, अगले ही दिन उन्हें आपसे प्यार हो जाता है, एक मैसेज आ जाता है, आई एम फॉलिंग फॉर यू, आई लव यू। तुम्हारी जैसी एक लड़की मुझे meeting कभी में। मिली नहीं। हाँ, तुम तो बड़ी प्यारी हो। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे शादी के प्रपोजल आने लग जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। भाई मैं शादी किसके करने propose नहीं किया आई हूँ आपको? भाई, बड़े बड़े प्रपोजल्स। ए, बता ना यार, मुझे भी सुनने में बड़ा मजा आता है यार। हाँ, देखो मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो मतलब एक तो पता नहीं क्यों लोग यहाँ शादियाँ नहीं करते इतनी बड़ी बड़ी उम्र तक, वो पता नहीं सारे वेले घूम रहे होते हैं, वो सब पीछे पड़ जाते हैं। फिर आप जाओ उनके प्रोडक्शन हाउस में काम करने, वो कहते हैं प्रोडक्शन हाउस की मालकिन बन के बैठो तुम। अरे भाई नहीं बनना है मालकिन, मुझे अभिनय करना है, मुझे काम करना है, वांट टू वर्क। मतलब मैं शादी करने नहीं आई, मैं करूँगी, लेकिन अभी मुझे काम करना है। तो वो जो अगले दिन जब वो मैसेज आता है ना, लिसन आई वांट टू से यू समथिंग, तो मेरा मन करता है अरे यार इसे भी प्यार हो गया। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, इतनी पॉजिटिव है, तो मुझे पता चल जाता है कि गई भैंस पानी में, यहाँ तो काम नहीं मिलने वाला। क्योंकि अब इन भाई साहब को तो मैं बतौर बीवी पसंद आ गई हूँ, तो ये कहाँ मुझे काम करने देंगे। याद नहीं कि तो यानी कि यहाँ पर हार्डकोर कास्टिंग काउच या तो मोहब्बत। हाँ, दो चीज, या तो मोहब्बत। अब वो हर बात थोड़ी ना मोहब्बत होती होगी, एक फंसाने के तरीके भी तो होते ये तो हैं। फंसाने वाला तरीका हाँ। है, मोहब्बत थोड़ी होगा। हाँ, ये थोड़ी है कि मतलब आपको बोला जा रहा है प्यार के नाम पे भी तो ऐसे होते हैं ना कि भाई प्यार, आपको प्यार बोल के भी एक रैप करके वो बताया जा रहा है कि आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। अब कैसे ही मान लें कि आपको प्यार हो गया एक ही दिन में और आप शादी भी करना चाहते हैं, डेफिनेटली इट्स योर हैबिट। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये तो बहुत ज़्यादा है कि किसी भी एज ग्रुप का इंसान होगा ना, उसको आपसे प्यार हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। किसी भी एज ग्रुप। हाँ। मैंने कौन सा सबसे बड़ा एज ग्रुप रहा है आपके लिए? 65 70। 65 ईयर ओल्ड। हाँ, उन्हें जो भी माने आपके ग्रैंडफादर की उम्र के हो सकते जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें भी प्यार हो जाता है कि भाई तुम्हारी जैसी तो कभी देखी ही नहीं, ना सुनी ना कुछ। और मेरे साथ एक और चीज वो जोड़ देते तो आपने देखो, बोला कि दादाजी आशीर्वाद दो। हाँ काश बोल पाती, हाँ। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे हाँ हाँ जी जी हाँ ऐसे करके निकलना पसंद करती हूँ कि भाई मैंने सोचा कि, लेकिन मैं घर आके, और ये तो मैं अपने मदर फादर को बता के बहुत मैं हंसती हूँ कि मतलब आज फिर इसको प्यार हो गया। रोज एक सुबह उठते गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ लव यू भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं से तो उड़ता ये हुआ। 65 ईयर ओल्ड क्या है? ये भी कास्टिंग एजेंट है, प्रोड्यूसर 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 है, जी जी और उनको भी प्यार हो गया आपसे। जी। फिर मुझे लगता है कि शायद मैं हुई ऐसी। लेकिन अगेन जब आप किसी पर्पस से गए हो और फिर जब कोई ऐसी बातें करता है, और आई थिंक प्यार की भाषा तो अलग ही समझ आती है। लड़कियां भी हिट ऑन करती हैं आप पर? हाँ, करती हैं। वहां से भी कास्टिंग आउट हुआ है? औरतें, हाँ जी औरतों के साथ जी करती हैं। दे कॉल यू एट योर प्लेसेस। और क्या है, मैं तो वही दिल्ली वाली थी, हमने तो कभी ये लेस्बियन ये सब सुना ही नहीं। हम तो मतलब दिल्ली वाले चकदे फटे। तो ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, लड़का लड़की में हो सकता है सब, तो वैसी वाली सोच थी। यहाँ आके पता चला कि भाई लड़कियाँ भी वही, किसी ने घर में बुलाया चले गए उठ के। वहाँ तो अलग ही कि लड़कियाँ आपको छूने की कोशिश कर रही है। इट्स अ बिग कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ अ बिग प्रोडक्शन हाउस के मुझे बुलाया,
तो मेरी मम्मी से मेरी डिस्कशन चल रही थी, मैंने कहा यार ये थोड़ी बड़ी वैसी लग रही है, बड़े रौब से बात करती है। मैंने कहा पता नहीं बर्तन वर्तन नहीं धुल वाले, कुछ नहीं करवाले, पोछे वोछे नहीं मरवाले। लेकिन अच्छा वो भी करने को तैयार। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है थिएटर में हम चाय वाय पिला रहे हैं, झाड़ पोंछ कर रहे हैं, चलो धो लेंगे बर्तन, पोछे मार देंगे, क्या कर सकते, सब्जियां ला देंगे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, प्रिपेयर होके। भाई मैं गई हूँ पास में, तो उसने कहा इधर आना मेरे पास बैठना है। मेरे पास बैठ, हाँ मैं बैठ गई। फिर जो उन्होंने मुझे टच करना शुरू किया और मैं भागी वहाँ से। मैंने बोला नहीं मेरा कोई वेट कर रहा है, मेरे कुछ नीचे खड़ा हुआ है कोई, मैं आती हूँ बस आती हूँ 5 मिनट। और ये लीडिंग कास्टिंग लेडी है फ्रॉम अ लीडिंग कास्टिंग हाउस। लीडिंग टू लीडिंग, बहुत लीडिंग टू लीडिंग, बहुत ही बड़े, बहुत फेमस है ये, और इन्हीं चीजों के लिए फेमस है। काफी बार सुना भी नहीं है इन्हीं चीज माने कास्टिंग के लिए फेमस है कि ये सब काउच के लिए फेमस है, कई बार सुना भी है। अभी भी है वो इंडस्ट्री है जी है। माने ये सब लोग बोलते हैं उनके बारे में कि ये कास्टिंग काउच के लिए जानी जाती है ये मैडम, बोलते हैं एक्टर्स के बीच में तो बहुत आपस में बात होती ही रहती है, जब आप मिलते हैं तो बात होती है, जनरली बोलते हैं लोग कि यार ये ऐसी ही है ये, और तब भी वो इंडस्ट्री में टिकी हुई है, टिके हुए हैं, दे आर लीडिंग पीपल इन द इंडस्ट्री और काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों के खिलाफ आप कंप्लेन करो तो क्या होता, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब कंप्लेंट हम करते हैं ना, हम अपना ही एक तमाशा बना के रह जाते हैं, क्योंकि जैसे चढ़ते सूरज को सलाम होता है ना। अब अगर सपोज मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो एक सेट ऑडियंस है जो देख के बोलेगी अच्छा चलो काम नहीं मिला, इसलिए अब शी इज ट्राइंग टू गेट फेमस। क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, फेमस होने के लिए कोई भी कुछ भी कर रहा है। आप सोचो जहाँ पे एक जहाँ पे अब इंस्टाग्राम पे चड्डियाँ थॉन्ग्स ये सब डिस्कस हो रहा है तो मतलब अभी ऐसा लगता है कि अच्छा ये हो रहा है, ये नया तरीका लेके कि इसको फेमस होना है। किसी और बड़े का नाम जब हम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जो नोन नहीं है वो किसी नोन का नाम ना इसलिए ले रहा है कि उसके साथ लग के ये फेमस हो जाए। तो वो मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कि ठीक है ये किस्से हैं, मैं अपने आप को मैनेज कर पाई हूँ और मैं नहीं झुक रही हूँ इनके आगे, नहीं ही झुकूंगी, लेकिन इनका नाम लेके कुछ होगा नहीं, कोई फायदा है नहीं, मुझे नहीं लगता। अब क्या आगे, क्या आगे मैं बस यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो रास्ता ढूंढूं कि कास्टिंग कैसे होती है, कैसे कास्टिंग होती है, कैसे आपको काम मिलेगा, कैसे तो भी आप ये करेंगे कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। मैं बस ये ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मेरे टैलेंट पे या मेरे अभिनय की जो अभिनय कौशलता को लेकर तो अभी तक कोई ख़ास ऐसी अप्रोच हुई नहीं है, या मुझे कहीं से कोई अप्रोच आई हो, वो सारी चीज़ें हुई नहीं है। कांचली इतनी बड़ी फिल्म है कि संजय मिश्रा हैं और 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। पीपल रिकॉग्नाइज मी बिकॉज ऑफ कांचली। आई रियली होप शिखा कि एक टाइम आए जहाँ पे आप जैसे लोग जिन्होंने एक्टिंग सीखी भी है, दैट मीन्स यू रियली लव एक्टिंग। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा मुझे एक्टिंग आती है, आप सीख के भी आए हो, यानी यू गिव इट दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। आई होप आपको लोग मिले ऑडिशंस पर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, व्हेन दे वॉच दिस पॉडकास्ट दे एक्चुअली अप्रोच यू एंड से यू नो व्हाट शिखा जी आइए मुझसे मिलिए। एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट आई बिलीव कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। तो मुझे लगता है कि होंगे ऐसे भी लोग जो काम देते होंगे, जो जेन्युइनली चाहते होंगे कि अभिनय के ज़रिए या कोई ऐसा जो क्राफ्ट पे हम काम करते हैं, कोई ऐसा एक्टर मिले जो ऐसे कहते हैं ना कि डायरेक्टर्स एक्टर हो, शायद वो भी तो खोज रहे होंगे ना। सो आई विश कि कोई देखे। और वो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो डिलेमा है दिमाग में कि क्या टैलेंट से काम मिलता है, मैं वो देखना चाहती हूँ कि भाई अच्छा हाँ एक और सुनाओ मुझे बड़ा किस्से अच्छे लगते हैं। ये तो मैं बताऊँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके एक तो मैं सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, तो आपके पॉडकास्ट में कोई ज्योतिषी आए थे जो सबके मरने की डेट बता रहे थे एक ना सुनो ना, मेरे को उनसे मिलवा दो, एक मेरे मरने की डेट मिले, बाकी तो कुछ पता चल नहीं रहा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मरने की डेट पता चल जाएगी तो ये पता होगा कि धक्के और कितने साल खाने हैं। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि आप इतना लंबा जिए, इतने सारे हिट्स दे, अच्छे लोगों से मिले इंडस्ट्री से जो आपके क्राफ्ट के बारे में, आपकी एक्टिंग के बारे में, अप्रोच कैसे करेंगी रोल, उसके बारे में बात करें। वो जो एस्ट्रोलॉजर, उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप दोनों को कनेक्ट करूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूं वो पर्टिकुलर जो पॉडकास्ट था वो एस्ट्रोलॉजर से सुशील कुमार है, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे। और मेरे 2 भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं आपकी टीम से, मेरे भाई हैं वो लोग, आप मानोगे नहीं दोस्तों, इतने सुपरस्टार्स के मदर
फैमिली वाले वो खुद उन्होंने मुझे डीएम किया, व्हाट्सएप किया, उनसे मिला दो, उनसे मिला दो, उनसे मिला माय दो। मदर सेड कि भाई उनसे बोलना, नंबर ले लो। मैं कनेक्ट करवाऊंगा आपको। देखिए, विश्वास करें या ना करें वो आप पे है, और ना मैं इसको सेल कर रहा हूं या मैं कह रहा हूं आपको करना है, ये सब ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर अगर आपको नंबर चाहिए वो मैं दे दूंगा। नहीं बिल्कुल चाहिए। और एक और चीज़ है, जैसे कि आपने पूछा अब आगे क्या, जब इन सारी चीज़ों के ऑडिशंस या ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे अभी आपने ये सुना होगा कि सरकार ने कई OTT प्लेटफॉर्म्स बंद किए हैं, उल्लू और ये सारे बालाजी और बालाजी जो भी हैं सारी चीज़ें, जहाँ पर इन सब की तरफ से भी बहुत सारे ऑडिशन कॉल्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, अभी एक और चीज़ है कि जब आपको कोई अप्रोच करता है तो उसमें या तो आप मास फिल्म में देखते हैं, आप दीपिका पादुकोण है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बिकनी पहनते हैं, आप एक सीन करते हैं, किसिंग सीन करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो स्टोरी ड्रिवन होता है ना, कि भाई स्टोरी की स्क्रिप्ट की डिमांड है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे कि भाई जहाँ पे स्टोरी नहीं है, बस बेड सीन है और किसिंग सीन है और लेस्बियन सीन्स हैं और आपको ये सब करना है, और उसके अंदर एक कहीं कोई फॉर्मेलिटी के लिए कोई कहानी होगी, तो वो भी एक बड़ा स्ट्रगल है। तो जब ये माने स्टोरी बीच में से डाल देते हैं डालने के लिए, हाँ बस डालने के लिए, वो भी बस सपोर्ट के लिए। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि फिर मुझे अब दिल से हंसती है, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, पहली बार कह रहा हूँ, पहली बार ऐसे गेस्ट मिला जो दिल से हंसती है। सच में बहुत, क्योंकि अभी क्या है ना कि वो सारी चीजें याद आती है ना, मुझे ना गुदगुदी होने लगती है कि यार कैसे तो अच्छा सुनो, मुझे एक स्टोरी बताओ ना, मैं तो साइन ऑफ करने वाला, तो अच्छा है, तो मुझे एक स्टोरी बताओ, ये ऐसे जो एप्स जो आते हैं जो ये सीन करवा देते हैं, वो अश्लील सीन करवा, तो कोई स्टोरी कोई बोला है कैसे नरेट करते हैं वो लोग? हाँ है, नरेट करते हैं वो ना, कैसे कैसे नरेट करते हैं? एक वो मुझे तो उल्लू के लिए आया था, बहुत ही बड़े नामी डायरेक्टर थे उसमें भी, और वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे नाम मात्र की स्टोरी है, लेकिन वो पूरी स्क्रिप्ट में ना बेड सीन, कहते हैं कि आप, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है, कहते हैं कि ना आपको ना बेड सीन करना है। मैंने कहा ये बेड सीन क्या है, और एक वर्ड सीख ले कि एस्थेटिकली शूट करेंगे, वो दो वर्ड चिपका देते हैं एस्थेटिकली शूट। मैंने कहा अच्छा कैसे करेंगे, वो ऐसे टॉप एंगल रहेगा, ऐसे साइड एंगल रहेगा, और ये रहेगा वो रहेगा। फिर उसमें ये भी था कि उसमें कुछ भी नहीं है, बस हम्पिंग करनी है कुछ। मुझे तो पता भी नहीं था ये कुछ भी नहीं करना, हम्पिंग करनी है। हाँ, क्या करना है आपको ना, आवाज़ें निकालनी है और ये करना है, और ना एक किसिंग सीन होगा। अच्छा, मुद्दे की बात ये कि वो किसिंग सीन किसके साथ होगा, वो पता नहीं कौन रामलाल और श्यामलाल है जिसने इंडस्ट्री में कभी कुछ किया ही नहीं है, और वैसे श्यामलाल को पकड़ के ले आते हैं, इनके साथ आपका किसिंग सीन है। मैंने बोला अरे अरे अरे, तुमने दिखाया उस इंसान को आपको? कि इतनी अच्छी किस्मत। मैंने बोला कि वो को एक्टर की प्रोफाइल तो होगी ना कुछ, मुझे लगा भाई अगर स्टोरी अच्छी होगी तो, बट ऑब्वियस कि किसी बड़े एक्टर ने भी साइन किया होगा या सेमी नोन एक्टर, लेकिन वो पता नहीं कोई तो भी पता नहीं है कोई अलग ही वो रामलाल सा कोई लड़का कहीं पे से आया हुआ, और पता नहीं शायद पैसे लेते होंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि दयास, क्योंकि कई बार मुझसे ऐसे भी कई लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, रोल दे देंगे लीड में। अच्छा, पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं। तो ये जो श्यामलाल टाइप्स आते हैं आपके पास, मुझे लगता है पैसे दे के आते हो। अच्छा, और बोलते हो कि मुझे किसिंग सीन करवा दो। हाँ, किसिंग सीन करवा दो। ये मुर्गे होते हैं कि इनको लगता है कि भाई ग्लैमरस लड़कियां हो जाएं और सेंट्रिक इनको सेंटर में रख के ऐसी स्क्रिप्ट बन जाए, तो ये भी चीज़ें हैं। और जब वो नरेट करते हैं तो कई बार बोलते हैं कि आपका ना बैकलेस दिखाएंगे, बैक में कुछ नहीं होगा, आप हीरो के ऊपर बैठ के जंप कर रही होंगी। मैंने कहा रुक जाओ कौन सा हीरो? श्यामलाल भाई। हाँ, श्यामलाल भाई, जिन्हें कोई जानता नहीं है एंड आप सोचो कि ये है ना कि हम जिस सिनेमा को देखकर आए हैं यहाँ तक, वो DDLJ हो या इस तरीके की फिल्म्स हो, वहाँ ये सब तो नहीं था ना, तभी तो चुना है सिनेमा। अभी तो आप हंस रही, उस वक्त आप हंस रहे रहते हो कि आपको घिन आती है? नहीं, घिन आती है। घिन आती होगी ना? घिन आती है, और घर आके मतलब जब आप सोचते हो कि आपको लगता है कि हाउ डेयर दे आर टॉकिंग लाइक दिस। अभी तो एक हंसी आ रही है क्योंकि चले आप सामने और किसी को बताना पड़ रहा है कि, और बहुत टाइम भी बीत गया, और एक एम्बैरेसमेंट भी लगती है ना कि यार इन सब चीज़ों से भी गुजर चुके हैं, कि किसी को प्यार हो रहा है, कोई कह रहा है सेक्स सीन करना है, कोई कह रहा है ऐसा करना है, लेकिन जब उस समय होता है ना तो बड़ी एक, आप कहते हैं ना, खिसिया जाते हैं अंदर से, आपको बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे तो मैं मार्शल आर्ट चैंपियन भी हूँ, मन करता है कि अच्छा आपने सीखा है, बहुत अच्छी बात है कि आपने इंडस्ट्री के लिए सीखा है। सच में यार, अब लगता है कि हाँ
कि हाँ कहीं यार। जरूरत पड़े तो हाथ पैर तोड़ दो, क्योंकि मैं तो बचपन से ही मैंने ये सीखा है अपने टाइम में। बट मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ ऐसे, या मैं आज तक किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ऐसे नहीं फंसी हूँ, और फंसूंगी तो डेफिनेटली मैं निकल सकती हूँ, अपने आप में मुझे भरोसा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं कितना शर्मनाक है, क्योंकि मैं जिस हिंदी सिनेमा को देखकर बड़ी हुई हूँ, आज बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान एज ए इंस्पिरेशन, तो कहाँ है वो सिनेमा, कहाँ है वो, नहीं मिल रहा है। और ये जब ये ट्रस्ट मी, मैं ये सोच रही थी कि कहाँ भाई क्या मतलब हो रहा है, क्यों ये इस तरीके के OTT प्लेटफॉर्म्स चले आ रहे हैं जहाँ पर मतलब इस तरीके की चीज़ों को अभिनय का नाम दे रहे हैं, और जो लड़कियां ऐसे कैरेक्टर, या जो लड़के, जो रामलाल श्यामलाल और ये जो भी लोग ऐसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, वो भी अपने आप को एक्टर कह के इंट्रोड्यूस करते होंगे, तो तकलीफ होती है भाई। क्यों आप नहीं अपने आप को एक्टर कह सकते ऐसे? एक्टर मतलब अभिनय का मतलब कुछ और ही होता है, वो तो रूह से जुड़ा हुआ है ना। तो अभिनेता और अभिनेत्री होना एक अलग चीज़ है, और ये तो एक बहुत ही अलग ही चीज़ थी। सो आई वॉज द हैप्पीएस्ट गर्ल ऑन द अर्थ कि भाई चलो शायद कुछ तो बंद होगा ऐसा, कि जो ये सब चल रहा तो था। ये जब भाई साहब आपको नरेट कर रहे थे कहानी, जी जी, जिसमें कहानी थी नहीं, डायरेक्टर सॉरी, भाई साहब, हाँ। तो इनको कटाया कैसे आपने? मैंने बोला कि अच्छा एक सेकेंड, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि किसी अभिनय की ज़रूरत है। बोले नहीं ऐसा है नहीं ना, स्टोरी तो है, ये ऐसा हो रहा है वो वैसा हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक आपको एक अच्छी फिगर की लड़की चाहिए थी। मैंने कहा वो आपको बहुत मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसे रोल्स के लिए कितने पैसे ऑफर करते हैं वो लोग? इसके लिए भी आपको मतलब अच्छा पैसा देने को तैयार थे वो, 20,000 पर डे देने के लिए तैयार थे। और कितने दिन में शूट होता है ये? कुछ 5-6 दिन में, अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ के सीरीज़ है या 1 घंटे की फिल्म है या क्या है, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन क्योंकि कांचली देख के बुलाया था तो दे वर लाइक आपका 20-25 हज़ार। मैंने कहा भाई वो ठीक है 20-25 हज़ार पर डे, लेकिन कांचली में मैंने क्या किया और यहाँ तो वहाँ मैं क्या करवा एक्टिंग रहे कर हो? रही थी। एक्टिंग कर रही थी। इनफैक्ट एक चीज़ ये भी है कि कैटेगराइज करते हैं कांचली के जो लास्ट 15 मिनट्स है, इट्स अ न्यूड सीन, मेरा इंडिविजुअल है, लेकिन वो सीन असल मायने में एस्थेटिकली शूट हुआ है और पर्पस होगा शायद। पर्पस है। बिज्जी की कहानी है, विजयदान देथा जी की कहानी पर अमोल पालेकर साहब ने फिल्म बनाई है। शाहरुख खान की पहली फिल्म बनी है, वो भी मेरा कनेक्शन है उनसे कि फर्स्ट राइटर फर्स्ट फिल्म। और फिर उसमें उन्होंने लिखा है वैसा कि वो कुर्ती कांचली त्याग कर वो जा रही है, तो वो एक वैसा न्यूड सीन नहीं है। तो उसकी वजह से आपने सोच लिया कि ये भी कर लेगी। नहीं भाई नहीं, पूरी फिल्म में अभिनय है। मेरा जो लेना देना है वो अभिनय से ही है, मैं अभिनेत्री हूँ। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं, वो गलत है। ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स होना ही गलत है, और ऐसे लोग ही मुझे लगता है कि शायद वो इंडस्ट्री का हिस्सा है ही नहीं कहीं ना कहीं। बिग बॉस, बहुत से लोग कहते हैं अरे मुझे बिग बॉस नहीं करना है, जी लोग कहते हैं कंट्रोवर्शियल शो है। जी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत से बिग बॉस कंटेस्टेंट्स मेरे पास आते हैं जी एंड 3 महीने बाद बोलते हैं मुझे बिग बॉस के बारे में बात ही नहीं करना है। बट भाई तुमने किया ही है बिग बॉस, हाँ राइट, और वो है शो जिसमें लफड़े होते हैं, एग्जैक्टली। तो यू कांट शाई अवे फ्रॉम दैट, राइट? और लफड़े किए हैं तुमने तो, तभी तो बात कर रहे हैं ना यार। Exactly. तो आप घबराती हैं शो से, करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं घबराती, मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कंट्रोवर्शियल है तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो यही है कि मैं एक नर्स हूँ ना। बिकॉज लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि ऐसी कैसी नर्स है, ऐसे कैसे कपड़े पहनती है। तो नर्स मैं अपनी कला से हूँ, मतलब वो सुई लगाना आता है मुझे पेशेंट्स का ख्याल रखना आता है। माई क्लोथ्स वोंट टेल यू दैट हाउ अ नर्स शुड लुक लाइक। तो मैं हिंदुस्तान की इकलौती नर्स हूँ हु इज़ एन एक्टर और हु कैरी हरसेल्फ लाइक दिस। तो मैं किसी भी कंट्रोवर्सी से डरती नहीं, और जब मैं देश के लिए लड़ सकती हूँ तो मैं अपने लिए या सही के लिए तो लड़ ही सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे जो एक्टर्स हैं जो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं इंडस्ट्री में, बिग बॉस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपको पूरा हिंदुस्तान जान जाता है। अब हाँ, वो अंदर जाके लफड़े होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती है, तो डरना कैसा है? अगर लफड़ों से कोई डरे तो फिर अभिनय की ये जो हमारी इंडस्ट्री है हिंदी सिनेमा, यही गलत फील्ड हो गई अगर हमें ये चिंता है कि कोई क्या कहेगा और हमारे बारे में आई क्या लव होगा। व्हाट यू आर सेइंग। हमारे प्रोफेशन में भी, पॉडकास्टर्स में भी बहुत सिचुएशंस आती हैं, बहुत टफ वाली आती है कि बहुत चीज़ें लोग दिल से बोल लेते हैं। Right. ये बोल देता तो दूसरा बुरा मान लेता है। बिल्कुल। ये सब होता रहता है, कॉल्स आते हैं हमारे पास, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ That's द a part- बिजनेस exactly. एंड वी गॉट टू फेस इट। उससे क्या घबराना है यार? अगर आप उसी से घबराएंगे तो सॉरी, वी आर इनटू द रॉन्ग फील्ड।
तो मैं किसी चीज़ से नहीं घबराती और मैं बिल्कुल चाहती हूँ, मैं चाहूँगी। एंड मेरे कई फैंस मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम पे रोज़ लिखते रहते हैं, शिखा जी वी वांट टू सी यू इन बिग बॉस 19, ये वो। एंड आई थिंक आई एम कमिंग, आई डोंट नो कहाँ, कैसे, क्यों। सुन रहे बिग बॉस मेकर्स, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, सो आई एम कमिंग, आई डोंट नो कैसे, कहाँ, क्यों, लेकिन वो हो रहा है कहीं। एंड आई एम कमिंग टू बिग बॉस 19, दैट्स व्हाट माय सेज। मेरा दिल जो कहता है मैं उस पर बिलीव करती हूँ, एंड आई वांट टू, आई वुड लव टू, यस। मैं चाहता हूं कि जो शिखा मल्होत्रा बीच में आपने खो दिया वो हमेशा रहे आपके साथ। जी, इन सोल ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, एंड आई होप कि अगली बार जब हम मिले तो हम मिले जब आप बड़ी फिल्म कर रही है, अच्छा प्रोजेक्ट कर रही है, क्या बात। जहाँ पे आप बोले यार देखो सिद्धार्थ मैं अपना I did. एक्टिंग दिखा रही हूँ, यू नो, एंड आई नो दैट विल हैपन। जैसे मैंने कहा, It will. दिल से हंसते हो जी, and you've got a lot of emotional aspect in you and I admire Yes. that about you. I never let that die. Thank you, Shikha Malhotra. Thank you. And never lose the Shikha Malhotra inside you, okay? नेवर नेवर। इस हंसी का राज ही वही है दैट स्टिल मेरे अंदर का जो बच्चा है वो ये कहता है दैट इट विल हैपन, इट्स हैपनिंग It will happen. एंड इट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। इसीलिए मैं आपके साथ बैठी हूँ यहाँ पे। मैंने बहुत And I'm enjoy किया sitting आपके in साथ front of conversation. Sid Kannan, You touched my heart really and I loved your parents, loved oh, everybody. thank you, thank you। मिलेंगे बड़ी फिल्म के बाद। शिखा मल्होत्रा, bye.